अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलें, आज का जो हमारा लेसन हो जाएगा वो एक लेसन नहीं है बल्कि एक थीम है हमारी, पानी और हमारे पानी की आलूदगी को देखेंगे, जो कि हमारे ईवीएस जनरल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस के कुछ टॉपिक्स मैंने ऐड किए हैं। तो जो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे, बारिश के ख़तरे अपनी शक्ल किसके सबब हासिल करते हैं? रेन ड्रॉप्स गेट देयर शेप्स बिकॉज ऑफ व्हाट? ए ग्रेविटी की वजह से, बी सरफेस टेंशन या फिर सतह कशीदगी की वजह से, सी दबाव की वजह से, या फिर डी टेम्परेचर की वजह से। हमको जो नज़र आते हैं बारिश के ख़तरे, एक्चुअल में जो जिस तरह का वो शेप में हमको नज़र आते हैं उनकी शेप वैसी नहीं होती है, बल्कि वो किसी एक वजह से क्या है वो उस तरह की शेप को जो है अख्तियार कर लेते हैं। तो उसकी रीज़न क्या है भाई? जो रेन ड्रॉप्स है वो अपनी जो शक्ल है वो किसकी वजह से वैसी बना लेते हैं जैसे वो हमको नज़र आते हैं, एक्चुअल में वैसी उनकी शक्ल नहीं होती है। एक रीज़न है भाई, वो क्या है हमको बताना है। क्या ग्रेविटी की वजह से होता है, सरफेस टेंशन की वजह से होता है, प्रेशर की वजह से होता है, या फिर टेम्परेचर की वजह से होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सरफेस टेंशन। जब बारिश होती है, ठीक है ना, जब बारिश होती है, हम पूरा साइकिल देख चुके हैं कि बारिश किस तरह होती है, आबी दौर हम देख चुके हैं। तो जब भी प्रेसिपिटेशन होता है भाई बारिश की शक्ल में, तो पानी क्या होता है भाई, ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा जब, तो जो सरफेस टेंशन होगा हमारे वाटर जो पानी होगा उसका सरफेस टेंशन होगा, और जो हवा जो उसको ड्रैग करेगी, हम लोग ड्रैग के बारे में पढ़ चुके हैं, जो हमारी हवा डालेगी उसकी वजह से क्या होगा भाई, वो जो सरफेस टेंशन है उसका बदलते जाएगा। किसका? हमारे रेन ड्रॉप का। तो सरफेस टेंशन जिस तरह बदलेगा उसी तरह क्या है भाई, वो जो पानी होगा वो अपनी शेप को अख्तियार करता जाएगा। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। किसकी वजह से होता है? सरफेस टेंशन की वजह से जो रेन ड्रॉप है वो अपनी शक्ल को हासिल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ये रहा। बारिश के खतरों की जसामत डैश इंच होती है। द साइज ऑफ ए रेन ड्रॉप इज डैश इंचेस। हमको ये बताना है कि अब जो बारिश के खतरे हमको नज़र आते हैं, जो बरसते हैं भाई, अगर हम एवरेज निकालेंगे तो उनकी जो क्या कहेंगे साइज़ होगा, उनकी जो जसामत होगी वो कितनी होगी? क्या 0.03 से लेकर 0.31 होगी, क्या फिर 0.002 से लेकर 0.03 होगी, या फिर 0.02 से लेकर 0.31 होगी, या फिर डी 0.02 से लेकर 0.0031 होगी? चले बताने की कोशिश करिए। ये जो क्वेश्चन है जनरल साइंस में अक्सर जो इम्पॉर्टेंट है वो हमारे बुलेट पॉइंट्स दिए हुए हैं, यानी कि जनरल साइंस 6 और 7 में लेसन के हर पेज के नीचे जो है एक हमको बुलेट पॉइंट दिया गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वहीं का क्वेश्चन है हमारा। तो जो हमारा रेन ड्रॉप का साइज़ हो जाएगा वो एक्चुअल में कितना होगा? वो 0.02 से लेकर 0.31 के दरमियान में होगा। जो रेंज होगी हमारे रेन ड्रॉप की कहाँ से कहाँ होगी? 0.02 से लेकर वो 0.31 तक जो होगा रेन ड्रॉप की हमारी क्या कहेंगे हम लोग जसामत हो जाएगी। देखेंगे तो रेन ड्रॉप्स आर नॉट शेप लाइक दिस, दे आर शेप लाइक this as they fall. Raindrops vary in size from 0.02 inches to about 0.31 inches in diameters, ठीक है ना। ये इंग्लिश मीडियम में जो है करेक्ट दिया गया है भाई 0.02 से लेकर 0.31। अगर हम उर्दू मीडियम की बात करेंगे तो उसमें रॉन्ग दिया गया है। तो आप लोग उर्दू मीडियम की टेक्स्ट बुक को प्रेफर ना करते हुए उसके ऊपर इंग्लिश मीडियम की टेक्स्ट बुक को प्रेफर करिए, क्योंकि उर्दू मीडियम के हमारे टेक्स्ट बुक में ना बहुत सारी जगहों पर जो डाटा दिया गया है या तो वो ओल्ड है या फिर उसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर इज, पानी की गैसी शक्ल कौन सी है? ए बर्फ़ या फिर आइस, बी आबी बुखारात या फिर वाटर वेपर, सी वाटर या फिर पानी, और डी क्लाउड या फिर बादल। चले बताइए कि जो हमारा पानी होगा हमको पता ही है वो 3 तरह की हालतों में पाया जाता है। एक तो मुंजमद हालत होती है, सॉलिड फॉर्म, एक तो होता है लिक्विड हालत, ठीक है ना, दूसरी होती है हमारी गैसियस फॉर्म। तो जो पानी है हमको गैसी शक्ल में कौन सी हालत में होता है हमको बताना है कि हमारे पानी की जो गैसी शक्ल है वो इनमें से कौन सी हो जाएगी। इम्पॉर्टेंट है। जितने भी क्या कहेंगे मादे होते हैं, मैटर्स होते हैं हमारे ज़ेरे ज़मीन पर नहीं, सतह ज़मीन पर तमाम कोई ना कोई एक शक्ल में पाए जाते हैं, या तो वो सॉलिड फॉर्म में होंगे या लिक्विड फॉर्म में या फिर गैस फॉर्म में होंगे। तो हमारा पानी तीनों भी शक्ल में होता है। वर्सटाइल है बहुत पानी हमारा। तो आबी बुखारात की जो शक्ल होगी वो कुछ नहीं है बल्कि वो पानी की गैसियस फॉर्म होगी। हम देख चुके हैं कि भाई जो बर्फ़ फॉर्म होगा वो सॉलिड फॉर्म होगा हमारे किसका? पानी का, और जो हमारा लिक्विड होगा वो हमारे पानी का क्या कहेंगे हम लोग? लिक्विड फॉर्म होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप वाटर की 3 तरह के क्या कहेंगे फॉर्म्स होते हैं। एक तो है सॉलिड, इसमें हम लोग आइस देखेंगे, बर्फ़, और जो हमको स्नो देखेंगे हम लोग जब क्या कहेंगे हम लोग
स्नो गिरता है, वो भी एक सॉलिड शक्ल हो जाएगी। लिक्विड में ड्रिंकिंग वाटर है, शरबत है, हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं। नॉर्मली जो हमारा वाटर होता है वो हमको लिक्विड फॉर्म में ही मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद है गैसियस फॉर्म, यानी कि वाटर वेप्यूर। ये तीनों फॉर्म्स जो होंगे, इसका टेम्परेचर बहुत ही अहम रोल अदा करता है। टेम्परेचर के बढ़ने और कम होने पर हमारा जो पानी है वो इस तरह के फॉर्म्स को इख्तियार कर लेगा। इंपॉर्टेंट है। जिस तरह टेम्परेचर कम होता जाएगा वो सॉलिड में तब्दील हो जाएगा, जिस तरह वो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वो हमारे गैसियस फॉर्म में तब्दील होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पानी के बुखारात का पानी में बदलने का अमल क्या कहलाता है? द प्रोसेस ऑफ टर्निंग वाटर वेप्योर इनटू वाटर इज कॉल्ड ए एवेपोरेशन या फिर तबखीर, बी फ्रीजिंग या फिर इंजमाद, सी प्रेसिपिटेशन या फिर रसूब, या फिर डी कंडेंसेशन या फिर तकसीब। चलिए, ये क्वेश्चंस रिपीटेड आ रहा है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी क्या कहेंगे, हमारे सोशल में पूरा आबी दौर आबी कुर्रा पढ़ चुके हैं, तो उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो अब तक तो आपको अच्छे से आइडिया मिल गया होगा कि हमारे जो आबी दौर में होगा कौन से प्रोसेस में क्या होता है। तो हमको ये बताना है कि जब हमारा जो पानी के बुखारात है, यानी कि जो हमारी पानी की गैसी शक्ल है, जब वो फिर से पानी में बदल जाती है तो उस अमल को हम लोग कौन से नाम से जानते हैं, हमको बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, तकसीफ, कंडेंसेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना भाई। कंडेंसेशन में क्या होता है, हमारे जो आबी बुखारात होते हैं वो फिर से पानी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ प्रोसेस बताए गए हैं। जब भी हमारा पानी फ्रीज होगा तो वो सॉलिड फॉर्म अख्तियार करेगा। जब भी जो हमारा सॉलिड फॉर्म है पानी का बर्फ़ वो पिघलेगा तो भाई वो लिक्विड अख्तियार कर लेगा। अगर हम देखेंगे जब हम लिक्विड को टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा भाई, वो इवेपोरेट करके गैस बन जाएगा, ठीक है ना। अगर हम वही गैस जो पानी जो गैस बन चुका है अगर हम उसको ठंडा करेंगे भाई तो क्या होगा, वही कंडेंसेशन बन के फिर से पानी बन जाएगा। उसी तरह अगर हमारा गैस डायरेक्ट, मतलब एक ये भी एक प्रोसेस है। अगर हमारा जो पानी गैस है भाई, गैसी हालत में पानी, वो पानी ना बनते हुए डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में तब्दील हो जा रहा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिपोजिशन कहेंगे। वही अगर हमारा सॉलिड है भाई, वो पानी ना बनते हुए डायरेक्ट अगर हमारे गैस फॉर्म में चेंज हो रहा तो उसको हम लोग सब्लिमेशन कहेंगे। ये 4-5 जो भी प्रोसेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। आप एक मरतबा अच्छे से इसको देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हमारी रियासत में बारिश अक्सर कौन से महीनों में होती है? इन विच मंथ्स डज रेन अकर्स मोस्ट ऑफन इन आवर स्टेट्स? ए मई टू अक्टूबर, बी जून टू सितंबर, सी जून टू अक्टूबर और डी जुलाई टू सितंबर। चले बताने की कोशिश करिए। ऑलरेडी इसके बारे में हम लोग सोशल में पढ़ चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं कि हमारे जो क्या कहेंगे हम लोग, हमारी जो रियासत होगी तेलंगाना, वहाँ पर हमारे पास जो बारिश होगी वो कौन से महीनों में होगी और कौन सी हवाएं जो है इस बारिश का सबब बनेगी, हम वो भी देख चुके हैं। तो आप आसानी के साथ इसका आंसर कर पाएंगे। कोशिश करिए मेरे साथ ही आंसर करने की, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। चलिए, तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जून टू सितंबर। आपको पता ही है भाई, जून टू सितंबर अक्सर जो है हमारे पास यहाँ पे बारिश होती है। आमतौर पर साल के दौरान बाज़ मखसूस महीनों में बारिश होती है। हमारी रियासत में अक्सर बारिश जून तक सितंबर के महीनों में होती है। इस मौसम में आपने और किया होगा कि आसमान पर बादल तेज़ हवाओं के साथ मगरिब की सिमत, यानी कि जुनूबी मगरिब की सिमत मुतहर्रिक रहते हैं। इन हवाओं को जुनूबी मगरिबी मानसून कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, हमारे पास जो हवाएं बारिश का सबब बनती है उसको हम लोग जुनूबी मगरिबी मानसून कहेंगे, ठीक है ना। वो जुनूब से मगरिब की तरफ क्या करेगी, सिमत में वो हरकत करेगी, ठीक है ना। और वो हमारे बारिश का सबब बनेगी, जो कि कब होती है, हमारे जून तक सितंबर के महीनों में अक्सर हमारे पास बारिश हुआ करती है, जिसको हम लोग जुनूबी मगरिबी मानसून के नाम से जानते हैं। क्यों ये नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि जो हवाएं होती है वो जुनूबी मगरिबी सिमत से मुतहर्रिक रहती हैं। चले आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये रहा, नवंबर और दिसंबर के महीनों में होने वाली बारिश क्या कहलाती है? व्हाट इज़ द रेन इन द मंथ्स ऑफ नवंबर एंड दिसंबर कॉल्ड? ए शुमाली मशरक़ी मानसून या फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून, बी जुनूबी मगरबी मानसून या फिर साउथ वेस्ट मानसून, सी शुमाली मगरबी मानसून या फिर नॉर्थ वेस्ट मानसून, या फिर डी जुनूबी मशरक़ी मानसून या फिर साउथ ईस्ट मानसून। चलें बताइए, जो हमारे पास अगर हम देखेंगे तो जो रेगुलर जो बारिश होती है भाई वो तो हमारे जून तक सितंबर में होती है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, जुनूबी मगरबी मानसून के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या होता है भाई, उस बारिश के अलावा भी हमारे पास चंद महीनों जैसे कि नवंबर और दिसंबर में भी एक तरह की बारिश होती है। उस बारिश को हम लोग कौन से बारिश के नाम के जानते हैं, हमको ये बताना है। वो कौन सी बारिश हो जाएगी जो हमें कब होगी भाई, नवंबर और दिसंबर के महीने में होगी। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए,
शुमाली मशरक़ी मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून, इंपॉर्टेंट है ये। नॉर्थ ईस्ट मानसून क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि कौन सी हवाओं के ज़रिए होता है? जो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जो हवाएं चलेंगी ना भाई, उनकी वजह से जो बारिश आएगी उसको हम लोग कहेंगे, ठीक है। इसी तरह नवंबर और दिसंबर के महीनों में होने वाली बारिश बादलों की हरकत की वजह से जो मशरिक़ की सिमत से चलने वाली हवाओं के ज़रिए वाक़ होते हैं शुमाली मशरिक़ की जानिब। ओके, इन हवाओं को शुमाली मशरिक़ी मानसून कहा जाता है। आजकल वक्त पर बारिश नहीं हो रही और मौसम में भी मामूली तब्दीली वाक़ हो रही है। सोचिए ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो सोचने का काम हमारा नहीं है, ये बच्चों का है हमारे, हमको सवाल करना है। लेकिन यहाँ से भी अगर उसको क्वेश्चन बनाना है तो ये जो हमको क्वेश्चन किया गया है वो ये करिए वो करिए, सोचिए क्या हो सकता है, यहाँ से भी वो क्वेश्चन बना सकता। तो आपको हर चीज़ का आंसर मालूम होना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो जो हम नवंबर दिसंबर में बारिश होगी भाई, उसको शुमाली मशरिक़ी मानसून के नाम से जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हवाएं होगी वो शुमाल से मशरिक़ की जानिब क्या करेंगी? हरकत करेंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, अगर बारिश के खतरे बहुत छोटे हों तब इनको मजमूई तौर पर क्या कहा जाता है? इफ़ द रेन ड्रॉप्स आर वेरी स्मॉल देन दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड ए ओले या फिर हेलस्टोन, बी ड्रिजल या फिर फुहार, सी स्नो या फिर बर्फबारी, या फिर डी झड़। चले बताने की कोशिश करिए कि जो हमारी बारिश होगी भाई, अगर उसके बारिश के ख़तरे बहुत ही मामूली है, बहुत ही नन्हे नन्हे हैं, बहुत ही छोटे हैं, तो मजमूई तौर पर उनको क्या कहा जाएगा? उनको किस नाम से हम लोग जानते हैं? आप लोग सुने ही होंगे कि रिमझिम बारिश हो रही है बहुत, ठीक है ना। जब बारिश रिमझिम कब होती है? जब उसके ख़तरे बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। रिमझिम बारिश जो होती है बहुत ही पुरसुकून होती है, और चले पुरसुकून होती है, बस काफ़ी है इतना। तो ये जो रेन ड्रॉप्स होते हैं भाई इतने छोटे होते हैं, बहुत साइज़ छोटा होता है, उनको मजमूई तौर पर हम क्या कहेंगे? ड्रिजल के नाम से जाते हैं, फुवारों के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये भी बारिश की किस्म है। इसमें क्या होगा भाई, हमारे जो रेन ड्रॉप्स होंगे वो बहुत ही नन्हे नन्हे छोटे छोटे होंगे। मजमूई तौर पर उनको हम लोग फुहार के नाम से या फिर ड्रिजलिंग के नाम से जाते हैं। ड्रिजलिंग यानी कि हम जिसको कहेंगे जब रिमझिम बारिश होती है भाई, उसी को हम लोग ड्रिजलिंग कहते हैं। बारिश के खतरे बहुत ही छोटे छोटे नन्हे नन्हे होते हैं इसके अंदर, ओके ना। इसको हम लोग ड्रिजल या फिर फुहार के नाम से जानते हैं, और जो बारिश होगी उसको हम लोग ड्रिजलिंग कहेंगे, यानी कि रिमझिम बारिश कहेंगे। ओके, क्लियर है यहाँ तक? ये पॉइंट भी जो है हमारे बुलेट पॉइंट में दिया गया है, जो हमारे 6th और 7th क्लास के जनरल साइंस के बुलेट पॉइंट्स में से एक है। ओके, ये जो हमारा लेसन है ये मैंने EVS जनरल साइंस एंड बायो साइंस तीनों में भी जो हमारे पानी से रिलेटेड टॉपिक्स है उसको ऐड किया है इसके अंदर। चले आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये रहा, तेज़ाबी बारिश इसके सबब होती है। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, और डी एंड बी। चलें बताइए कि जो हमारी तेज़ाबी बारिश होती है या फिर जो एसिड रेन होती है उसका सबब कौन होते हैं भाई? कौन से अनासिर जो है हमारे तेज़ाबी बारिश का सबब बनते हैं? क्या वो SO2 है, क्या वो NO2 है, क्या वो CO है, या फिर वो A एंड B है? चलें बताने की कोशिश करिए। तेज़ाबी बारिश हमारा जो एक हमारे पास जो हमारा एक क्या कहेंगे ताजमहल जो एक हमारा अजूबा है दुनिया में का, वो भी क्या है हमारे एसिड रेन की वजह से मुतासिर हुआ है, और उसकी जो चमक है वो ख़त्म हो गई है और वो येलोइश हो गया है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ के अतराफ़ में क्या है भाई, तेज़ाबी बारिश के सबब वाले जितने भी हम कहेंगे एलिमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आ रहे हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो भी हमारे अब ये जो भी हम फैक्ट्रीज़ कहेंगे, हमारे व्हीकल्स कहेंगे, उससे जो भी SO2 और NO2 मिल रहे हैं भाई, वो क्या कर रहे हैं, हमारे जो बादलों की शक्ल में जो पानी पाया जा रहा है उसको जाकर मिल रहे हैं। और जब ये NO2 SO2 हमारे पानी H2O के साथ मिलेंगे तब वो एसिड का फॉर्म करेंगे। कौन से एसिड भाई? H2SO4 यानी कि हमारा सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। HNO3 मतलब हमारा ये नाइट्रिक एसिड हो जाएगा। तो ये क्या है भाई, पानी के साथ मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड क्या कर रहे हैं, तेज़ाबी बारिश यानी कि तेज़ाब का सबब बन रहे हैं। कौन से तेज़ाब है भाई? ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या कहेंगे एसिड हो जाएंगे। ये पानी के साथ मिलकर ये तेज़ाब क्या कर रहे हैं, जहाँ पर भी इस तरह की बारिश होगी वो वहाँ की हर चीज़ को क्या करेंगे, मुतासिर करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, बारिश के खतरे कितने मील फी घंटे की रफ्तार से गिरते हैं? हाउ मेनी माइल्स पर आवर डू रेन ड्रॉप्स फॉल? चलें बताने की कोशिश करिए कि कितने मील फ़ी घंटे की रफ़्तार से हमारे जो बारिश के ख़तरे हैं वो बरसते हैं। अब बारिश के ख़तरे बरस रहे हैं भाई, उनकी भी एक रफ़्तार होगी। उनकी भी क्या रफ़्तार है? वो कोई एक रफ़्तार के साथ क्या करेंगे, हमारे ख़तरे गिरेंगे। तो हमको माइल्स में बताना है कि उसकी रफ़्तार क्या हो जाएगी। क्वेश्चन में माइल पूछ रहा है तो हमको जवाब भी माइल्स के अकॉर्डिंग ही देना है, ओके। चले बताइए क्या होगा। 3 to 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, या फिर 7 to 16 माइल हो जाएगी, या फिर 7 to 18 माइल हो जाएगी, या फिर A and C हो जाएगा। चलिए बताइए।
तो इसका जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी 7 to 18 माइल। जो हमारी क्या कहेंगे हम लोग, जो बारिश के ख़तरे होते हैं हमारे, वो एक क्या कहेंगे हम लोग 7 से लेके 18 मील के दरमियान क्या है भाई सफ़र करते हैं। क्या कहेंगे हम लोग उसको, 7 से लेके 18 मील फी घंटे की रफ्तार से जो है वो सफ़र करेंगे या फिर नीचे की तरफ करेंगे। इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन में मील नहीं पूछा गया है तब इसका आंसर 2 भी हो जाएगा। एक तो 7 से लेकर 18 मील भी हो जाएगा, प्लस जो है इसके अलावा अगर हम इसको मीटर पर सेकेंड में देखेंगे तो 3 to 8 मीटर पर सेकेंड के लिहाज से भी जो है हमारे बारिश के ख़तरे क्या है भाई नीचे की तरफ गिरते हैं। क्वेश्चन में मील पूछ रहा है तो हमको 7 to 18 बताना है। अगर मील से हट के देखेंगे हम तो ये 2 भी करेक्ट हो जाएंगे हमारे ए और सी, ठीक है ना। जो हमारा क्या कहेंगे बारिश के ख़तरे हैं वो 7 to 18 मील के साथ साथ सेंटीमीटर्स में भी गिरेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, ज़ख़ीरा आब में पानी की सतह की पैमाइश किस में की जाती है। हाउ इज़ द वाटर लेवल मेजर्ड इन द रिजर्वायर, ए क्यूसेक्स, बी गैलन्स, सी फीट या फिर डी लीटर्स में। चले बताने की कोशिश करें कि हमारा जो पानी है भाई, ऑब्वियसली बात है हमारा पानी बहुत सारे रिजर्वायर्स में पाया जाता है, यानी कि हम लोगों को तालाबों में भी नज़र आएगा, वो हमारे पास जो टांकी होगी उसमें भी नज़र आएगा, हमारे डैम्स में भी पाया जाता है। मतलब पानी जो है बहुत तरह की जगहों में पाया जाता है। हमको क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो वाटर लेवल है, जो हमारे रिजर्वायर हो जाएंगे, जो ज़ख़ीरा आब जिसमें पानी ज़ख़ीरा होता है, उन ज़ख़ीरा आब में हम पानी को जो है कौन से क्या करेंगे पैमाइश में उसको हम लोग मेजर करेंगे, हमको बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी फीट। इम्पॉर्टेंट है, यानी कि जितने भी ज़ख़ीरा आब होंगे, जैसा कि हमको कोई हमारा तालाब है, अगर उसमें हमको पानी की क्या करेंगे पैमाइश करनी है तो फीट में करते हैं। यहाँ पे देखिए पानी और दीगर मायात के हजम की पैमाइश लीटर्स और मिली लीटर्स में की जाती है। बेशतर शहरों और चंद गाँव में मौजूद पानी के टांकियों में कई गैलन पानी को ज़ख़ीरा करने की सलाहियत हुई पाई जाती है। मायात के हजम की पैमाइश के लिए गैलन को भी इकाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ज़ख़ीरा आब में पानी की सतह की पैमाइश फीट में की जाती है। सैलाब के दौरान डैम और प्रोजेक्ट के जरिए खारिज किए जाने वाली पानी की पैमाइश क्यूसेक्स में की जाती है, यानी कि क्यूसेक्स किसके मसावी होगा भाई, मकाब सेंटीमीटर फी सेकंड के मसावी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। डैम्स और प्रोजेक्ट में क्यूसेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे जो टांकी होगी उसमें गैलन्स का इस्तेमाल किया जाता है। जो रिजर्वायर्स होंगे उसमें फीट का इस्तेमाल किया जाता है। और जनरली जितने भी मायात होंगे उसके हजम की पैमाइश हम लोग लीटर्स और मिलीलीटर्स में करते हैं। इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, हर साल तकरीबन कितने मिलियन अफराद पानी से मुताल्लिक़ बीमारियों से फौत हो रहे हैं। एवरी ईयर अबाउट हाउ मेनी मिलियंस पीपल आर डाइंग फ्रॉम वाटर रिलेटेड डिसीजेज। चले बताइए, ये हर साल दुनिया भर में कितने लोग जो है हमारे पानी से मुताल्लिक़ बीमारियों से फौत हो रहे हैं, हमको बताना है। चलें बताइए कितने हैं। क्या वो 4 मिलियन है, क्या वो 1 बिलियन है, क्या वो 3 बिलियन है, या फिर वो 5 बिलियन है। हर साल तकरीबन कितने लोग जो है हमारे पानी से मुताल्लिक़ बीमारियों की वजह से उनकी मौत वाक़ई हो रही है, या वो फौत हो रहे हैं, या वो दुनिया छोड़कर चले जा रहे हैं, हमको बताना है। चलें, तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 4 मिलियन, यानी कि हर साल देखेंगे हम तो हर साल जो है कम से कम 4 मिलियन अफराद जो है भाई अपनी जान गंवा रहे हैं, जस्ट बिकॉज हमारे पानी से मुताल्लिक़ जो बीमारियां हैं उनकी वजह से। इम्पॉर्टेंट है, ओके। 4 मिलियन याद रखें पानी से होने वाली बीमारियां। अगर हम देखेंगे तो हमारे क्या कहेंगे भाई, रोज़ाना हम जितने 1 बिलियन से ज़्यादा लोग क्या है भाई 6 लीटर से भी कम पानी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है एक पॉइंट, क्या है भाई 1 बिलियन से ज़्यादा जो भी अफराद है भाई रोज़ाना वो 6 लीटर से भी कम क्या है पानी का इस्तेमाल करते हैं। और हर साल 4 मिलियन जो है अफराद पानी के बीमारी के सबब जो है फौत हो रहे हैं। इम्पॉर्टेंट है ये, 2 भी याद रखें, ओके। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलें देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा, पानी से मुताल्लिक़ कितने फ़ीसद अमवात तरक्की पजीर ममालिक में होती है। व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर रिलेटेड डेथ्स अकर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज़। ए 98%, बी 90%, सी 43% या फिर डी 70%। अब ये बताना है हमको कि ये जितने भी मौत वाक़ई हो रही है भाई 4 मिलियन जो लोग मर रहे हैं, तो इनमें से जो है भाई कितने परसेंट लोग जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ में मर रहे हैं, यानी कि जो अर्बन एरियाज़ है वहाँ पर मर रहे हैं। क्यों भाई अर्बन एरियाज़ में क्यों ज़्यादा मरेंगे, इसका एक लॉजिक है जो मैं आपको आंसर की बात बताऊंगी, ठीक है। ए 98%, बी 90%, सी 43% या फिर डी
70%। चले बताने की कोशिश करिए कि जितने भी 4 मिलियन लोग मर रहे हैं उनमें से कितने % जो लोग हैं वो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में फौत हो रहे हैं। हमको बताना है पानी से मुताल्लिक़ बीमारियों के सबब। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 98। अब गौर करिए आप लोग, जितने भी हम लोग 4 मिलियन पीपल की बात कर रहे हैं जो हर साल मर रहे हैं, उनमें से जो है 98% जो लोग हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही मर रहे हैं। क्यों? इसका रीज़न है कि डेवलपिंग कंट्रीज़, डेवलपमेंट के नाम पर वहाँ पे क्या होगा भाई? पोल्यूशन होगा, बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल्स का इस्तेमाल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोलियम का इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। जितने भी आलूदगी पैदा करने वाले जितने भी सनतें होंगी बड़े बड़े, ठीक है ना, बड़े बड़े जो भी प्लांटेशंस होंगे, वो क्या कर रहे हैं? वहाँ के पानी को बहुत ज़्यादा आलूदा कर रहे हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे गांव की ज़िंदगी, देहात की ज़िंदगी और अर्बन लाइफ, तो देहात में जो होगी प्योरिटी ज़्यादा पाई जाएगी, पानी खालिश पाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर उसके इस्तेमालात उतने नहीं होंगे, उतना वहाँ पे क्या होगा, ऐसे क्या कहेंगे एक्टिविटीज़ नहीं होगी जो पानी को क्या कहेगी, क्या कहेंगे, आलूदा करेगी। लेकिन अर्बन एरियाज़ जो है वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा आलूदा हो रहा है, जिसकी वजह से 98% जो भी मौतें होंगी वो अर्बन एरियाज़ में ही होंगी। चलें आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। दुनिया में इस्तेमाल होने वाले पानी का कितना फ़ीसद सनतों के ज़रिए इस्तेमाल होता है? व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर यूज्ड इन द वर्ल्ड इज़ यूज्ड बाय द इंडस्ट्रीज़? ए 70%, बी 1%, सी 50% या फिर डी 22%। चलिए बताइए, यानी कि दुनिया भर में जो भी पानी का इस्तेमाल हो रहा है, एक्चुअल में पानी तो बहुत सारा है दुनिया भर में, लेकिन उसके कुछ पर्पसेस है, किसी ना किसी पर्पस के लिए हमारे पानी को इस्तेमाल किया जाता है। तो हमको ये बताना है कि जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर होगा भाई, जो इंडस्ट्रीज़ है हमारे, वहाँ पर जो है हमारे पानी का कितना % इस्तेमाल होगा आउट ऑफ 100%। जो दुनिया भर में पानी 100% इस्तेमाल हो रहा है, उनमें से कितने फ़ीसद हम जो सनतें हैं भाई, सनतों के ज़रिए इस्तेमाल में आ रहा है, हमको बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 22%। ठीक है, दुनिया भर के 100% इस्तेमाल होने वाले पानी में 22% पानी जो है वो सनतों के ज़रिए ही इस्तेमाल में आ रहा है, क्योंकि सनतें भाई इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत बड़ा ही क्या कहेंगे हम लोग, हमारे पास एक माश का ज़रिया है, ठीक है ना। तो 22% पानी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में सर्फ हो रहा है, उसके बाद जो 70% पानी है वो हमारे ज़राअत के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में हमारे एग्रीकल्चर जो है टॉप मोस्ट आएगा भाई। पेशा बहुत सारे, आधे से ज़्यादा इंडियन जो है हमारे एग्रीकल्चर करते हैं, तो 70% जो पानी है वो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल हो जाएगा। 22% जो पानी है भाई वो कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, तो वो हमारे इंडस्ट्रीज़ के ज़रिए इस्तेमाल में आ रहा है। इम्पॉर्टेंट है। और हम जो इस्तेमाल करते हैं पानी भाई, दस्तयाब पानी, वो सिर्फ 1% है, ठीक है ना। ताज़ा पानी या फिर साफ़ पानी जिसको हम लोग हमारे इस्तेमाल में लाते हैं नॉर्मली, वो सिर्फ 1% हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, इन तेलंगाना विच डिस्ट्रिक्ट इज ट्रीटेड एज ड्रॉट प्रोन डिस्ट्रिक्ट, यानी कि तेलंगाना में किस ज़िले को हम लोग खुश्क साली का शिकार ज़िला समझते हैं? ए अनंतपुर, बी नलगोंडा, सी प्रकाशम या फिर डी महबूब नगर। चले बताने की कोशिश करिए कि हमारे तेलंगाना का ऐसा कौन सा ज़िला है जो कि जिसको हम लोग खुश्क साली या फिर ड्रॉट प्रोन, यानी कि वहाँ पर जो है भाई पानी की शदीद क़िल्लत है, ठीक है ना। ड्रॉट, हमेशा वहाँ पे ड्रॉट होता है, वहाँ पे हमेशा खुश्क साली जो है हमको नज़र आएगी। वो कौन सा ज़िला हो जाएगा हमारे तेलंगाना का? चले बताइए, क्या वो हमारा अनंतपुर है, क्या वो नलगोंडा है, क्या वो प्रकाशम है या फिर महबूब नगर है? चले कौन सा है बताने की कोशिश करिए। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी महबूब नगर। जो हमारा महबूब नगर है भाई, ये जो है खुश्क साली वाला इलाक़ा माना जाता है, ठीक है ना। खुश्क साली का शिकार इलाक़ा माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बारिश भी बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि ये हमारे सतह मुर्तफ़ा इलाक़े, यानी कि ये एक डेक्कन नहीं भाई, प्लेटियो, ठीक है ना, प्लेटियो इलाक़ों में पाया जाता है। हम डोकुर विलेज के बारे में पढ़े थे, वहाँ पे बारिश कम होती है। क्यों? क्योंकि वो एक प्लेटियो के ऊपर पाया जाता है, और प्लेटियो में क्या होता है भाई, पानी बहुत कम जो है वहाँ पे बारिश होती है, ठीक है ना। ये जो हमारा नलगोंडा हो जाएगा भाई, ये भी जो है हमारे पानी की क्या कहेंगे हम लोग, कमी की वजह से ये भी सफ़र करता आ रहा है। और आंध्र प्रदेश का जो प्रकाशम एरिया है भाई, वहाँ पे भी वाटर क्राइसिस बहुत पाया जाता है। इसके अलावा जो आंध्र प्रदेश का हमारा अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट है ना, वो ड्रॉट प्रोन एरिया में माना जाता है। इंपॉर्टेंट है। अगर हम तेलंगाना की बात करेंगे तो महबूब नगर हो जाएगा, अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो अनंतपुर जो है ड्रॉट प्रोन एरिया में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये रहा, दस्तयाब ताज़ा पानी का फ़ीसद, विच मीन्स के परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबल। कितने बार पढ़ेंगे इसको? 3%, 2%, 1% या फिर 97%?
पढ़ते आ रहे हैं कि दुनिया भर में जितना भी 100% पानी हो जाएगा उसमें से कितना जो हिस्सा है वो समंदरों में पाया जाएगा, कितना हिस्सा जो है वो फ्रेश वाटर में आएगा, और फ्रेश वाटर में भी कितना हिस्सा जो है वो बर्फ़ की शक्ल में मुंजमद होगा, और कितना हिस्सा जो है ज़ेरे ज़मीन पाया जाएगा। उसके अलावा जो हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं नदियों पानी वगैरह में, उसमें कितना % जो है फ्रेश वाटर हमको दस्तियाब होगा, हमको बताना है। अगर ये क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आता है और उसको गलत करके आते हैं ना तो फिर मोए मोए हो जाएगा आपका, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबल कितना है हमारे पास, अवेलेबल की बात की जा रही है तो हो जाएगा ओनली 1%, ठीक है ना। हमारे पास अगर देखा जाए तो 97 जो % पानी है भाई वो तो समंदर में पाया जा रहा है, खारा पानी है, ठीक है ना। और 3% जो है हमारे पास ताज़ा पानी है, ठीक है ना। फ्रेश वाटर 3% है, लेकिन दस्तियाब ताज़ा पानी कितना है, सिर्फ 1% है, क्योंकि जो 2% वो होगा वो ग्लेशियल खुदबेन पर मौजूद बर्फ़ की शक्ल में होगा, हमारे इस्तेमाल में नहीं आएगा, वो हमारे लिए दस्तियाब में नहीं होगा। सिर्फ 1% जो पानी होगा जो कि ज़ेरे ज़मीन पानी है, तालाबों में, झीलों में, नदियों में मौजूद पानी है, वही जो होगा हमारे लिए दस्तियाब ताज़ा पानी हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट, ठीक है। पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, पढ़ते आ रहे हैं। सिर्फ 1% पानी दस्तियाब पानी हो जाएगा। देखा जाए तो 3% तो ताज़ा पानी होगा, उनमें से 2% जो होगा खुदबेन पर बर्फ़ की शक्ल में मौजूद होगा, जो हमारे काम का नहीं है। 1% पानी है जो हमारे काम का है। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये रहा, इन इंडिया द वाटर टेबल हैज़ फैलन मोर देन डैश मीटर्स। भारत में पानी की सतह जो है, भारत हिंदुस्तान में पानी की सतह जो है भाई डैश मीटर से ज़्यादा गिर गई है। चलिए बताइए। वाटर टेबल यानी कि जो ज़ेरे ज़मीन हमारे पास पानी है भाई, उसकी जो सतह है हमारे पास कितनी मीटर्स में जो है वो गिर गई है, हमको बताना है। चलिए बताने की कोशिश करिए कितने मीटर जो है वो गिर चुकी है। क्या वो 200 मीटर गिर चुकी है, क्या वो 300 मीटर गिर चुकी है, या फिर वो 500 मीटर गिर चुकी है, या वो 400 मीटर गिर चुकी है। गिर चुकी है यानी कि हम ही उसको इस्तेमाल करके, मतलब जितना ज़्यादा बोरवेल्स की खुदाई होगी, जितना ज़्यादा पंप्स के ज़रिए बाहर निकाला जाएगा, उतना जो है ज़ेरे ज़मीन का पानी ख़त्म होता जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 300 मीटर्स, ठीक है ना। जो हमारा इंडिया है, जो हमारा भारत है, जो हमारा हिंदुस्तान है, वहाँ पर हमारे पानी की जो ज़ेरे ज़मीन फ़ीसद है भाई वाटर टेबल, वो घटता चला जा रहा है। कितना गिर गया है, तो 300 मीटर्स तक वो गिर चला है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, बारिश की कमी की वजह से जो हमारा वाटर टेबल है या वो तो बढ़ ही नहीं रहा है, ठीक है ना। बहुत सारे रीज़न्स है, हमारा जो ज़ेरे ज़मीन पानी है उसमें इजाफा तो नहीं हो रहा है, लेकिन उसमें कमी इसलिए हो रही है क्योंकि जितना हम लोग उसको प्रोवाइड कर रहे हैं बारिश का पानी जज्ब होने से, उससे ज़्यादा तो हम लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उतना उससे ज़्यादा हम निकाल रहे हैं। तो भारत में जो है पानी की सतह जो होगी हमारे वाटर टेबल की, वो 300 मीटर जो है भाई घट चुकी है, उससे ज़्यादा घट चुकी है। एक्चुअली 300 मीटर से ज़्यादा जो है नीचे गिर चुका है हमारा वाटर टेबल इंडिया का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, हमारे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये रहा, द वर्ल्ड वाटर डे इज़ आइडेंटिफाइड एवरी ईयर ऑन। चलिए बताइए, जो वर्ल्ड वाटर डे है हर साल वो किस दिन मनाया जाता है। क्या हम Feb 24 को मनाएंगे, क्या हम December 30 को मनाएंगे, अप्रैल 20 को मनाएंगे, या फिर मार्च 22 को मनाएंगे। हर साल वर्ल्ड वाटर डे यानी कि आलमी पानी का दिन, योम आलम आब, ओके, किस दिन मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। पानी के, जब हम थीम पानी पढ़ रहे हैं तो आपको पानी से रिलेटेड जो वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो किस दिन मनाया जाता है। इसके अलावा आपको एनवायरमेंटल डे किस दिन मनाया जाता है, अर्थ डे किस दिन मनाया जाता है। ये जो इम्पॉर्टेंट साइंस से रिलेटेड जो भी डेज होंगे उसको पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 22 मार्च। जो हर साल जो है 22 मार्च को हम लोग योम आलिम आब मनाते हैं, ठीक है ना। ये कब से मनाया जा रहा है, तो पहली बार जो है ये 2005 में मनाया गया था। 2005 से हर साल जो है हम लोग 22 मार्च को योम आब के, आलमी योम आब, ठीक है, नेशनल नहीं है ये, वर्ल्ड है, इंटरनेशनल है, ठीक है, योम आलिम आब के तौर पर मनाते हैं। 2005 से ये मनाया जा रहा है और ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। किस दिन, 22 मार्च को। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलें देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 18। विच पीरियड डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल डिकेड ऑफ एक्शन ऑन वाटर आवर लाइफ। किस दौर को या किस दहे को, ठीक है, पानी हमारी ज़िंदगी का बैनुल अक़वामी अशरा करार दिया गया है।
ठीक है, बताइए विच पीरियड डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल डे के ऑफ एक्शन ऑन वाटर और लाइफ। क्या 2004 से लेके 2024 तक का ये जो अशरा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग इंटरनेशनल डे के ऑफ एक्शन ऑन वाटर के तौर पर लेते हैं, या 2005 से 2015 का जो दौर है उसको कहेंगे, या फिर 2000 से लेकर 2010 तक का ये जो अशरा है इसको कहेंगे, या फिर 2002 से लेकर 2022 तक का ये जो अशरा है इसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, एज इंटरनेशनल डिकेड ऑफ एक्शन ऑन वाटर के नाम से जानते हैं। चलिए बताने की कोशिश करिए कब से कब तक होगा। थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आपको जवाब आ जाएगा। इसका जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 2005 से 2015। अभी मैंने कहा कि जो हमारा वाटर डे है सबसे पहले कब सेलिब्रेट किया गया था, 2005 में सेलिब्रेट किया गया था पहली मर्तबा वर्ल्ड वाटर डे। तब से लेकर जो 2015 तक का ये 10 साल जो अशरा हो जाएगा उसको इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन ऑन वाटर आवर लाइफ के तौर पर जो है भाई जाना जाता है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन ऑन आवर व्हाट, इंटरनेशनल क्या बोली मैंने, हाँ, इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन ऑन वाटर आवर लाइफ। ठीक है, जो पानी हमारी ज़िंदगी है भाई उसका बैनुल अक़वामी अशरे के तौर पर मनाया जाता है 2005 से 2015। हर साल जो 2005 से हम लोग क्या करते हैं, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फिर। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। आम कीचड़ में तकरीबन इतना पानी मौजूद होता है, नॉर्मल मच कंटेंट अबाउट दिस मच वाटर। ए 90%, बी 96%, सी 80% और डी 97%। चलिए बताइए कि जो नॉर्मली जो हम लोग कीचड़ देखते हैं, आम मड, नॉर्मल मड, उसमें पानी का परसेंटेज कितना होता है, पानी का फीसद जो है उसके अंदर कितना होता है नॉर्मल से जो हमारे कीचड़ होगा उसके अंदर। क्या उसमें 90% पानी पाया जाता है, क्या उसमें 96% पानी पाया जाता है, क्या उसमें 80% पाया जाता है, या फिर 97% पानी पाया जाता है। बताने की कोशिश करिए कौन सा हो जाएगा। तो इसका जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 97%। जो हमारा नॉर्मली जो वाटर होगा, नॉर्मली जो कीचड़ जो हमको नज़र आता है उसमें आम कीचड़ में जो है भाई 97% पानी पाया जाता है और 3% दूसरे मिट्टी वगैरह के जो है मादे पाए जाएंगे। इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक और चीज़ है भाई, कभी कभार क्वेश्चंस में पूछ लेता कि जो हमारे फ्रूट्स है भाई, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, कौन से फ्रूट्स एंड कौन से वेजिटेबल्स में कितने % पानी पाया जाए, यानी कि सेब में पानी का फीसद कितना है, हमारे खीरे में कितना है, हमारे वाटरमेलन में कितना है। ठीक है ना, इस तरह से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आपके पास किसी के पास टेबल होगा कि कौन से हमारे क्या कहेंगे ग़िज़ाई अज्जा में कितना पानी पाया जाता है, तो वो भी एक मरतबा अच्छे से आप लोग देख लीजिए। ठीक है, नॉर्मली हमारा जो मड होगा उसमें पानी की जो फीसद होगा वो 97% होगा। ओके, चलें आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 30। वना संरक्षण कमेटी कौन से ज़िले की एक कदीम तंजीम बराए तहफ़्फ़ुज़ जंगलात है। वना संरक्षण कमेटी इज़ एन एंशियंट फॉरेस्ट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। ए खम्मम, बी महबूब नगर, सी मेदक या फिर डी नलगोंडा। चलें बताने की कोशिश करिए कि जो ये कमेटी है नाम क्या है उनका, वना संरक्षण कमेटी। ये जो कमेटी है ये एक ख़दीम तंजीम बराए तहफ़्फ़ुज़ जंगलात है। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखती है, या फिर कौन सी डिस्ट्रिक्ट की ये कमेटी है। क्या वो खम्मम की कमेटी है, क्या वो महबूब नगर की कमेटी हो जाएगी, क्या वो मेदक की कमेटी हो जाएगी, या फिर वो डी नलगोंडा की जो है कमेटी हो जाएगी। चले बताइए कहाँ की कमेटी है। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा, क्या है जवाब इसका, ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा मेदक, इसका जवाब हो जाएगा। ये देखेंगे हम तो नल्लावेली ज़िला मेदक की एक ख़दीम तंजीम बराए तहफ़्फ़ुज़ जंगलात वन संरक्षण समिति है, जिसका क़याम जो है 1993 में 600 अराकीन की शमूलियत के साथ अमल में आया। इन अराकीन को नल्लावेली जंगलाती इलाके के तकरीबन 310.40 हेक्टेयर ज़मीन मख्तस की गई है। वन संरक्षण समिति के क़याम से ख़बर गाँव के अवाम व समाजी माशी हालात बहुत अबतर थी, ज़ेर ज़मीन पानी मौजू मकदार में मौजूद नहीं था। ठीक है ना, तो ये जो समिति है ये कहाँ की है, तो ये मेदक के नल्लावेली जो है मेदक के ज़िले के नल्लावेली की एक कमेटी है जो कि जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भाई कब क़याम अमल में आया, तो 1993 में इसका क़याम अमल में आया था। 600 जो लोग हैं अराकीन उसमें शामिल होकर इसको अमल में लाए थे। इंपॉर्टेंट है, ये जो है हमारे क्या कहेंगे भाई वहाँ के जंगलाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, ड्यूरिंग मॉर्निंग्स इन विंटर सम फॉग इज फॉर्म्ड एंड स्मॉल ड्यू ड्रॉप्स अपीयर्स ऑन ग्लास ड्यू टू। यानी ये कि सर्दियों में सुबह के वक्त कुछ धुंधले क्या कहेंगे धुंध बन जाती है और शीशे पर क्या कहेंगे शबनम के छोटे छोटे खतरे नमूदार होते हैं, इसकी वजह से होता है। ये किस वजह से होता है भाई? ये इवेपोरेशन की वजह से होता है या फिर कंडेंसेशन की वजह से होता है या फ्रीजिंग की वजह से होता है या फिर मेल्टिंग की वजह से होता है। ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स है ये हमारे पानी से रिलेटेड है भाई। पानी का भाप बनना, पानी का बारिश बनना, फिर क्या कहेंगे हम लोग पानी का बादल बनना, पानी का लिक्विड से क्या कहेंगे हम लोग सॉलिड फॉर्म में बनना, पानी का सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में बनना। लेकिन हमको ये बताना है कि जब हमारे पास सर्दियाँ होगी तब हमको शबनम जो नज़र आती है और हमारे चश्मे पर जो छोटे छोटे खतरे नज़र आते हैं उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न हो जाएगा हमारा कंडेंसेशन। पहले ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं भाई कि जो कंडेंसेशन है वो क्या है। तो हमारे जो भी आबी बुखारात होते हैं जब वो पानी में बदल जाते हैं तो वो क्या कहेंगे, हम उसको कंडेंसेशन कहेंगे। तो सर्दियों के मौसम में क्या होता है भाई, जो भी अतराफ़ में हमारे जो आबी बुखारात होते हैं जो हवा में मौजूद होते हैं, जब वो हमारे किसी ठंडी जगह को क्या करेंगे टच करेंगे। जो अगर हमारा ग्लास हो जाएगा भाई, हमारा ग्लास क्या है उस मौसम में ठंडा होता है, तो जब वो आबी बुखारात हमारे ठंडे ग्लास पर पड़ेंगे तो वो जब भी उनको कम तपिश मिलेगी, जब वो ठंडे होंगे तो वो क्या करेंगे भाई लिक्विड फॉर्म अख्तियार कर लेंगे, पानी के खतरे बन जाएंगे। जो भी हम शबनम नज़र आती है हमको, ठीक है ना, जो भी हमको औस नज़र आती है, जो भी हमको छोटे छोटे बारीक खतरे नज़र आते हैं, ये तमाम जो है ये हमारे कंडेंसेशन की वजह से ही होता है। अगर हम देखेंगे तो हमारे जो ग्लास, अगर हम कोई कूल ड्रिंक डालते हैं कोई कांच के ग्लास में, तब भी वो कांच के ग्लास के ऊपर जो भी खतरे नज़र आते हैं वो भी हमारे किसकी वजह से होता है, कंडेंसेशन की वजह से ही होता है। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारे क्वेश्चन नंबर 22 है, द इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ इन अ सेवेज इज़। यानी कि जो बदरो पानी है उसमें गैर नामियाती निजास्त क्या है भाई? गैर नामियाती की बात की जा रही है, इनऑर्गेनिक की बात कर रही है। क्या वो नाइट्रेट्स हो जाएंगे, क्या वो फास्फेट्स हो जाएंगे, क्या वो A and B नाइट्रेट और फास्फेट हो जाएंगे, या फिर वो एनिमल वेस्ट हो जाएंगे? चलें बताने की कोशिश करिए। जो भी हमारा बदरो होगा या फिर जो सेवेज होगा, सेवेज नथिंग बट जो भी हमारे क्या कहेंगे हम लोग हमारे घरों के ज़रिए या फिर जितना भी वो जो सनतें होंगी उनके ज़रिए जो भी क्या कहेंगे नाकारा अशिया जो पानी में मिलाई जाती है हमारे, उससे जो बदरो फॉर्म होता है वो हो जाएगा भाई बदरो। उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होगी उनमें दो तरह की इम्प्योरिटीज़ होती है, एक तो होती है ऑर्गेनिक और होती है इनऑर्गेनिक। जितनी भी इनऑर्गेनिक होंगी भाई उसमें कौन कौन शामिल होंगे, जो नाइट्रेट्स है, ठीक है, जो हमारे फास्फेट है, ये जो होंगे हमारे इनऑर्गेनिक पे आ जाएंगे। अगर हम लोग ऑर्गेनिक की बात करेंगे, जो एनिमल वेस्ट है भाई, ठीक है ना, जो एनिमल वेस्ट हो जाएगा ये जो होगा हमारा ऑर्गेनिक में आएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगर हम देखेंगे तो ह्यूमन का जो फुजला होगा, जानवरों का फुजला होगा, फ्रूट्स होंगे, वेजिटेबल्स होंगे, ऑयल है, यूरिया है, पेस्टिसाइड्स है, हर्बिसाइड्स है, ये पूरे ऑर्गेनिक में आएंगे। अगर नॉन ऑर्गेनिक की बात करेंगे हम लोग तो जितने भी है नाइट्रेट्स है, फास्फेट है, जितने भी मेटल्स है वो तमाम जो है इनऑर्गेनिक में आएंगे। ओके ना, इंपॉर्टेंट है। जो सेवेज होगा, जो बदरो पानी होगा, जो वेस्ट हमारे घरों के जरिए, सनतों के जरिए, हॉस्पिटल्स के जरिए हमारे पास जो कलेक्टिवली तौर पर हमारे पानी में मिलाए जाते हैं उसको हम लोग सेवेज या फिर बदरो कहेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हर साल कितने लोग सफाई और आलूदगी से फौत हो रहे हैं? अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हाउ मेनी पीपल्स आर डाइंग एवरी ईयर ड्यू टू सैनिटेशन? चलें बताइए, हर साल कितने लोग सैनिटेशन की वजह से, सैनिटेशन सही तौर पर साफ़ सफाई ना होने की वजह से जो है फौत पा रहे हैं? क्या वो 2.6 मिलियन लोग हो जाएंगे, क्या वो 2.7 मिलियन लोग हो जाएंगे, क्या वो 2.4 मिलियन लोग हो जाएंगे, या फिर 2.5 मिलियन जो है लोग हो जाएंगे? कितने लोग जो है हर साल फौत हो रहे हैं सही प्रॉपर सैनिटेशन ना होने की वजह से? चले बताइए कितने % लोग हैं? मिलियंस में ही मर रहे हैं भाई, ठीक है, मिलियंस में ही मर रहे हैं, ठीक है। इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 2.4 मिलियन पीपल्स। इंपॉर्टेंट है ये हमारे जितने भी डाटा दिया गया है, ये डाटा से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जितने भी हमारे इंटरनेशनल वर्ल्ड जिसको हम लोग WHO के नाम से जानते हैं, उनके एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है भाई हर साल जो है हमारे पास सैनिटेशन सही तौर पर ना होने की वजह से 2.4 मिलियन जो लोग हैं वो फौत हो रहे हैं। इम्पॉर्टेंट है, कितने? 2.4 मिलियन लोग जो है सैनिटेशन की ड्यू टू इनप्रॉपर सैनिटेशन की वजह से फौत हो रहे हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन देखे थे कि हर साल पानी से रिलेटेड डिसीज़ की में कितने लोग मर रहे हैं, तो 4 मिलियन लोग मर रहे थे पानी से रिलेटेड डिसीजेज़ में। अगर हम साफ़ सफाई की बात करेंगे तो 2.4 मिलियन जो है लोग मर रहे हैं सही सैनिटेशन ना होने की वजह से। ओके, इम्पॉर्टेंट है ये भी। चलें आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ये रहा, पानी को मखफियात से भरपूर बनाने का अमल
कसीर तादाद में पौधों की अफजाइश और ऑक्सीजन के खात्मे का बाज़ बनता है, जिसको कहते हैं द प्रोसेस ऑफ इनरिचिंग द वाटर विद न्यूट्रिएंट्स लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एलिमिनेशन ऑफ ऑक्सीजन विच इज़ कॉल्ड ए यूट्रोफिकेशन, बी बायोअक्यूमुलेशन, सी बायोमैग्निफिकेशन और डी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको हम लोग BOD के नाम से जानते हैं। चले बताइए, क्वेश्चन पहले समझिए। हम क्या कर रहे हैं, हमारे पानी में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स दे दे रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा पानी को न्यूट्रिएंट्स से भरपूर कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा, उन न्यूट्रिएंट्स की खातिर उस पर कब्जा हो जा रहा, हमला हो जा रहा, और बहुत सारे दूसरे जो भी प्लांट्स है उसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं मतलब प्लांट्स की आबादी उसके अंदर बढ़ रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा भाई, उसके अंदर मौजूद जो पानी है, ऑक्सीजन जो है हमारे पानी, वो फ़ीसद जो है उसमें कमी वाक़ई है। और क्यों? क्योंकि जो भी प्लांट्स है भाई वो पूरा ऑक्सीजन क्या कर रहे, ले रहे, ठीक है। तो उस वजह से क्या हो रहा है भाई, जो है पानी में ऑक्सीजन की कमी वाक़ई हो रही है। इस प्रोसेस को पूरे हम लोग यूट्रोफिकेशन नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम लोग, यूट्रोफिकेशन प्रोसेस क्या है भाई, कुछ नहीं, जब हम हमारे पानी को बहुत ज़्यादा मख्फियात से भर देते हैं तो उसमें लार्ज नंबर ऑफ जो प्लांट्स है वो उगते हैं, जिसकी वजह से वो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी कमी वाक़ई हो जाती है, उसको हम लोग यूट्रोफिकेशन कहेंगे। अगर हम बायोअक्यूमुलेशन कहेंगे तो हमारा जो ग़िज़ाई ज़ंजीर होगी भाई, उसके अंदर अगर कोई क्या कहेंगे हम लोग, पॉल्यूटेंट आ रहा है कोई, ठीक है ना, ऐड हो रहा है, तो उसको हम लोग बायोअक्यूमुलेशन कहेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। बायोमैग्निफिकेशन क्या है, जैसे जैसे हम लोग एक क्या कहेंगे, एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में जाएंगे तो जब हमारा क्या कहेंगे, जो भी हमारा जहरीला मादा हमारी ग़िज़ाई अज्जा में, ग़िज़ाई क्या कहेंगे हम लोग चेन में घुसा था, वो बढ़ता जाएगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है बढ़ता जाएगा, उसको हम लोग बायोमैग्निफिकेशन के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है ये भी, दूसरे कभी हम लेसन में इसके बारे में जब आएगा उसको डिटेल में देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, मोटर गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले तेल का एक खतरा कितने लीटर पानी को आलूदा कर सकता है। 1 ड्रॉप ऑफ ऑयल यूज्ड इन मोटर व्हीकल्स कैन पोल्यूट हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर। A 30 लीटर्स, B 35 लीटर्स, C 25 लीटर्स और D 20 लीटर्स। चलें बताइए, जो हम लोग मोटर गाड़ियों में पेट्रोलियम या फिर जो भी तेल इस्तेमाल होता है भाई, डीजल के नाम पर, पेट्रोलियम के नाम पर, ठीक है, ये जो ऑयल है, ठीक है ना, अगर उसका एक ख़तरा अगर हमारे प्योर वाटर या फिर खालिस पानी में गिर जाएगा तो कितने लीटर खालिस पानी को जो है वो एक ख़तरा तबाह करने की, बर्बाद करने की या फिर पोल्यूट करने की जो है सलाहियत रखता है, हमको बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर C 25। इंपॉर्टेंट है, यानी कि 25 लीटर पानी जो है उसको आलूदा करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक ख़तरे हमारे जो हम गाड़ियों में इस्तेमाल जो तेल इस्तेमाल करते हैं जैसे कि पेट्रोलियम, डीजल वगैरह, उसका एक ख़तरा जो है सिर्फ हमारे 25 लीटर पानी को क्या है, आलूदा कर सकता है। तो देखें कि जो हमारे इस्तेमाल में आते हैं, जो हमारे पास व्हीकल्स में जो तेल इस्तेमाल होता है वो कितना ज़्यादा जहरीला होता है, कितना ज़्यादा आलूदी पैदा करने वाला होता है, ठीक है ना। उसके एक ख़तरे से जो है 25 लीटर जो हमारा पानी होगा वो पूरी तरह से आलूदा हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट है, इसी वजह से जो व्हीकल्स है वहाँ पे हम लोग पेट्रोलियम, डीजल का इस्तेमाल कम करके आजकल जो है भाई नेचुरल जो है हमारे रिप्लेसमेंट या फिर नेचुरल उसके क्या कहेंगे हम लोग ज़राए अपना रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा, एंडेमिक इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे बच्चे इनके पानी में फ्लोराइड की कितनी मकदार हो तो ये दंदानी फ्लोरोसिस का शिकार होंगे, यानी कि चिल्ड्रन हु बिलोंग्स टू एंडेमिक एरियाज विल सफ़र फ्रॉम डेंटल फ्लोरोसिस इफ़ द अमाउंट ऑफ फ्लोराइड इन देयर वाटर इज़। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ऐसे इलाके भाई जहाँ पे फ्लोराइड जो है पाया जाता है भाई पानी में, तो ऐसे इलाक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे जो है भाई, अगर उनकी जो पानी है उसमें जो है फ्लोराइड की कितनी मकदार होगी, तब वो जो हमारा फ्लोरोसिस जो है दांतों से रिलेटेड जो फ्लोराइड है, जो फ्लोरोसिस बीमारी है, वो उनको लाहक होगी। क्या 0.50 ppm से लेकर 0.5 mg तक, 2.02 लेकर 7.5 ppm तक, लोअर देन 1.5 ppm या फिर हाइयर देन 1.5 ppm। चले बताने की कोशिश करिए। इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, हाइयर देन 1.5 ppm, यानी कि ऐसा इलाका जहाँ पे पानी में जो है फ्लोराइड की ज़्यादा मकदार है भाई, अगर उस इलाके में अगर पानी जो है पानी के अंदर जो हमारा फ्लोराइड है उसकी अगर मकदार 1.5 ppm यानी कि पार्ट्स पर थाउजेंड, क्या कहेंगे हम लोग, पार्ट्स पर थाउजेंड नहीं होता ये, ठीक है, ppm जो है हाइयर देन 1.5 ppm जो है, आप लोग ppm किसको कहते हैं ज़रा कमेंट करके नीचे बताइए, उससे ज़्यादा अगर हो जाएगी तो वहाँ के जो बच्चे होंगे वो डेंटल फ्लोरोसिस का शिकार हो जाएंगे। फ्लोरोसिस 2 तरह का होता है, यानी कि कई तरह का होता है, जिसमें हमारे जवारे यानी कि हमारे क्या कहेंगे हम लोग हाथ पैर जो होते हैं वो उसमें इफेक्ट होते हैं, हमारे दांत उससे इफेक्ट होते हैं। फ्लोराइड जो है एक तरह का क्या कहेंगे एलिमेंट है, एक धात है, जो पानी में ज़्यादा होने से फ्लोरोसिस नामी बीमारी जो है लाहक होती है बच्चों को, ठीक है ना, स्पेशली बच्चों को। ओके, आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन,
आबी आलूदगी के ज़राए क्या है भाई? ए डंपिंग अनट्रीटेड वेस्ट वाटर, बी एग्रीकल्चरल वेस्ट, सी बोथ ए एंड बी, और डी प्लांटिंग ट्रीज। जो हमारा अब तक हम लोग पानी आलूदा हो रहा देख रहे हैं, तो इसके रीजंस क्या है, इसके कॉजेज़ क्या है, इसके सोर्सेज क्या है? जो हमारा वाटर पोल्यूशन हो रहा है भाई, उसके वजह क्या है, उसके वजूहात क्या है, हमको बताना है। जो हमारा आलूदा या फिर अनट्रीटेड जो वाटर होगा उसको हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, हमारे नदियों में, तालाबों में, पानी आबी ज़खायर में उसको डंप कर रहे हैं, इस वजह से हो रहा है। या फिर जितना भी जो हमारा ज़राती जो भी नाकारा अशिया होगा वो हमारे पानी से जा मिल रहे हैं, इसलिए हो रहा है। या फिर ये दो भी उसके रीज़न्स हो जाएंगे। या फिर पौधे लगाने की वजह से जो है हमारा वाटर पोल्यूशन हो रहा है। बताने की कोशिश करिए। चले, तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। यानी कि जो अनट्रीटेड वाटर हो जाएगा भाई, जिसमें केमिकल्स भरे पड़े होंगे, जिसमें कीमियाई आलूदकार भरा पड़ा होगा, उसको हम बिना ट्रीट किए वैसे ही अगर दूसरे पानी के सोर्सेस में मिलाएंगे तो हमारा वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ कॉजेज दिए गए हैं। द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑपरेशंस आर डोमेस्टिक वेस्ट है, हमारे घरेलू कचरा कूड़ा हो जाएगा, सेवेज सिस्टम हो जाएगा, सॉलिड वेस्ट हो जाएगा, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, एसिड रेन है, ऑयल इंडस्ट्री है, एक्वाटिक प्लांट्स है। ये तमाम जो हो जाएंगे हमारे क्या कहेंगे भाई, वाटर पोल्यूशन का क्या कहेंगे हम लोग, शिकार बनने के लिए हमें ये वजूहात सामने आएंगी। ओके ना, इंपॉर्टेंट है ये तमाम वजूहात जो हमारे वाटर पोल्यूशन या फिर आबी आलूदगी का सबब बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, हमारे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ये रहा, फार्मर यूज्ड टॉक्सिक केमिकल्स कॉल्ड डैश ऑन स्टैंडिंग क्रॉप प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट्स। यानी कि किसानों ने कीड़ों से फसल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डैश नामी जहरीले केमिकल इस्तेमाल किया या फिर करते हैं। यानी कि भाई जो हमारे पेस्ट हो जाएंगे भाई, पेस्ट से हमको छुटकारा पहुंचाने के लिए या फिर जितनी भी हमारी फसल होगी जो उसको पेस्ट उसको क्या करेंगे भाई, उस पर हमला करेंगे, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनसे बचने के लिए किसान क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है भाई इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें केमिकल्स भरे पड़े हैं, जिससे क्या हो रहा है भाई, वो हमारे आलूदगी का सबब बन रहा है, हमारी ज़मीनी आलूदगी का, हमारे पानी की आलूदगी का सबब बन रहा है। तो वो क्या है भाई, कि उसको हम लोग पेस्टिसाइड्स कहेंगे या फिर उसको इंसेक्टिसाइड्स कहेंगे या फिर उसको हम लोग वीडीसाइड्स कहेंगे या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स नथिंग बट जितने भी कीड़े वगैरह जो पेस्ट होंगे जो हमारे मुख्तलिफ जो फसलें हैं उनको तबाह करेंगे, उनको नस्त व नाबूद कर देंगे, उसको बर्बाद कर देंगे। उनसे बचने के लिए क्या कर रहे हैं किसान आजकल, जितने भी फसल होंगे उस पर कीड़े मार दवाओं का जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स मौजूद होते हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है, पौधे भी जहरीले हो रहे हैं, हम जो ग़िज़ा खा रहे हैं वो भी आलूदा हो रही है, साथ ही साथ जो ज़मीन है और जो पानी में जाकर वो मिल रहे हैं ना, वो भी आलूदा हो रही है। इंपॉर्टेंट है, जितने भी पेस्टिसाइड्स या फिर इंसेक्टिसाइड्स या फिर वीडीसाइड्स है, ये क्या है भाई, किसानों के ज़रिए हमारे फसलों पर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसकी जो कि बहुत केमिकल से भरे हुए होते हैं, जिससे बहुत सारी ज़मीनी आलूदगी और हमारे पानी की आलूदगी हो रही है। साथ ही साथ जो हम ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी जहरीला हो रही है इससे। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। फाइंड आउट द वाटर कंजर्वेशन मेथड्स। पानी को बचाने का तरीक़ा क्या है? ए, टर्न ऑफ टैप आफ्टर यूज़, यानी कि हम लोग जब भी पानी इस्तेमाल करेंगे उसके बाद जो भी हम लोग टैप है या फिर हमारी जो नल है उसको हम लोग बंद कर देंगे अच्छे से। यूज़ वाटर वाइजली फॉर क्लीनिंग, यानी कि साफ़ सफाई के लिए हम लोग क्या है, दानिशमंदी से हम पानी का इस्तेमाल, यानी कि बेजा इस्तेमाल ना करें, उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, जितनी ज़रूरत है उसका इस्तेमाल करके हम लोग पानी को कंजर्व कर सकते हैं। या फिर रिपेयरिंग लीकिंग टैप्स, यानी कि घरों में अगर लीक हो रहा है कहीं से पानी, टैप्स जो है ख़राब हो चुके हैं, तो उसको सही तौर पर हम उसको रिपेयर करके जो है पानी की उसको कंजर्व कर सकते हैं। या फिर ऑल ऑफ द अबव जो है हमारे पानी के कंजर्वेशन के मेथड्स हो जाएंगे। चलें बताइए कौन से हम हमारी ज़िंदगी में इक़दाम अपना कर जो है पानी को कंजर्व करके रख सकते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अम। ठीक है ना, जब भी हम पानी का इस्तेमाल करें भाई, जब भी वक्त ज़रूरत पानी का इस्तेमाल करके जितना भी जो हमारे नल वगैरह है, टैप वगैरह है, उसको अच्छे से बंद कर देंगे तो भाई पानी ना जा पाएगा। ओके ना, अच्छे से कंजर्व हो जाएगा। उसके अलावा हम साफ़ सफाई के लिए दीगर जो भी हमारे काम हुए अफ़ाल हैं उनके लिए पानी वाइजली इस्तेमाल करें, यानी जितने पानी की ज़रूरत हो उसको इतना ही इस्तेमाल करें, बेजा और एक्स्ट्रा वाटर हम लोग यूज़ नहीं करना। और साथ ही साथ अगर हमारे पास कहीं पर पानी लीक हो रहा है, कहीं से टैप से, किसी भी कहीं से भी भाई, तो क्या हो रहा है वहाँ पर हम उसको प्रिपेयर करना चाहिए ताकि पानी का बेजा इस्तेमाल ना हो, क्योंकि पानी हमारी ज़िंदगी है। एक एक ड्रॉप जो है भाई आने वाले नस्लों के लिए बहुत ही कीमती हो जाएगा, क्योंकि
इंसान जो है भाई बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कर रहा है गैर दानिशमंदाना तौर पर, ठीक है। ये अलग बात है कि जो हमारा पानी है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो ख़त्म होता जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। ये आज का हमारा आखिरी सवाल हो जाएगा। नहीं, आगे भी क्वेश्चन है आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, हाउ मेनी पीपल्स डाइज ड्यू टू द वाटर पोल्यूशन इन अ ईयर। एक साल में पानी की आलूगी से कितने लोग मर रहे हैं? ए 1.5 मिलियन, बी 4.5 मिलियन, सी 2.5 मिलियन या फिर डी 3.5 मिलियन। चलें बताने की कोशिश करिए कि हमारा जो वाटर पोल्यूशन है भाई, उसकी वजह से हर साल में कितने लोग जो है मर रहे हैं। क्या 1.5 मिलियन लोग मर रहे हैं, क्या फिर 4.5 मिलियन मर रहे हैं, या फिर 2.5 मिलियन मर रहे हैं, या फिर 3.5 मिलियन जो है लोग हमारे वाटर पोल्यूशन की वजह से वफात पा रहे हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 2.5 मिलियन जो लोग हैं हर साल जो है वाटर पोल्यूशन की वजह से मर रहे हैं। अब यहाँ पे तीन चीज़ें हैं भाई, आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। 2.5 मिलियन जो लोग हैं वो हमारे वाटर पोल्यूशन की वजह से मर रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम देखेंगे तो हम देखे थे कि 2.4 मिलियन जो लोग हैं वो हमारे साफ़ सफाई या फिर सैनिटेशन की वजह से मर रहे हैं, सही ना होने की वजह से। और 4 मिलियन जो लोग हैं भाई वो हर साल जो है पानी की वजह से जो बीमारियां हो रही हैं उससे मर रहे हैं। ये 3 तरह के अलग अलग डाटा है, एक तो 4 मिलियन लोगों का है, एक तो 2.4 है और एक 2.5 है। ये 3 भी अलग अलग है, ओके ना। इंपॉर्टेंट है, 4 मिलियन लोग पानी की वजह से जो बीमारियां होती हैं उसकी वजह से मर रहे हैं। अगर हम WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सैनिटेशन सही ना होने की वजह से 2.4 मिलियन मर रहे हैं, और हर साल वाटर पोल्यूशन या फिर पानी की आलूगी के सबब जो है 2.5 मिलियन लोग मर रहे हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, इट टेक्स अप टू डैश लीटर्स ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ राइस। 1 किलो चावल की पैदावार में कितने लीटर पानी जो है लगता है या फिर दरकार होता है? ए 500 लीटर्स, बी 1000 लीटर्स, सी 2000 लीटर्स या फिर डी 5000 लीटर्स। चले बताने की कोशिश करिए कि हमारा जो हम जो चावल का इस्तेमाल कर रहे हैं घरों में, 1 किलो चावल एक्चुअल में पैदा करने के लिए या फिर उसको प्रोड्यूस करने के लिए, उसकी काश्त करने के लिए कितने लीटर जो है पानी लग जाएगा, हमको बताना है। कितने लीटर पानी लेंगे हमारे 1 किलो चावल प्रोड्यूस्ड होने के लिए, इम्पॉर्टेंट है। चावल जो है भाई एक बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने वाले, क्या कहेंगे हम लोग, टॉप फसलों में से आ जाएगी, जो कि 1 किलो पानी के लिए भाई 1 किलो चावल हासिल करने के लिए हमको 5000 लीटर्स जो है पानी लग जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इससे पहले भी शायद हम लोग ये पढ़ चुके हैं ये क्वेश्चन। तो 5000 जो लीटर है, 5000 लीटर जो है भाई पानी लगेगा सिर्फ 1 किलो चावल उगाने के लिए। तो समझिए कि जो इतना ढेर जो उगा रहे हैं चावलों का, तो उसके लिए हम लोग कितना पानी सर्व कर रहे होंगे। सनतों में 70% जो है पानी इस्तेमाल हो रहा है, उसका ज़्यादातर इस्तेमाल तो हमारे चावल के फसल के लिए ही हो रहा होगा, क्योंकि 1 किलो के लिए 5000 लीटर लग रहे हैं। तो इतना सारे चावल के लिए कितना पानी लगेगा सोचिए। और आप गौर करते होंगे कि ये जो पानी है भाई, इनके जो खेत होंगे वो पानी से लबरेज कर दिए जाते हैं, इतने ही पानी उसके अंदर, यानी कि पानी का तालाब बना दिया जाता है भाई, स्विमिंग पूल की तरह जो है पानी उसको मुहैया किया जाता है। क्यों? क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इसको, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। द प्रोटेक्टेड ड्रिंकिंग वाटर इज सप्लाइड बाय वूम इन अ विलेज। एक गाँव में जो है पीने का महफूज पानी जो है किसके ज़रिए फ्राहम किया जाता है? ए मंडल एजुकेशन ऑफिसर, बी मंडल डेवलपमेंट ऑफिसर, सी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या फिर डी ग्राम पंचायत। चलिए बताने की कोशिश करिए। गांव की बात की जा रही है, एक विलेज की बात कर रही है। तो एक विलेज में जो है भाई तमाम अवाम को जो है महफूज पीने का पानी जो है कौन सरबराह करता है? कौन सा ऑफिस या फिर कौन सा हम लोग कहेंगे हमारे सरकारी जो ऑफिस होगा वो प्रोवाइड करेगा? क्या हमारा ME ऑफिस प्रोवाइड करेगा भाई? क्या हमारा MD ऑफिस प्रोवाइड करेगा? या फिर जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होगा वो प्रोवाइड करेगा? या फिर हमारी जो ग्राम पंचायत होती है वो जो है पानी सरबराह करेगी, महफूज पानी गाँव में? तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ग्राम पंचायत। इंपॉर्टेंट है। गाँव की सतह पर अगर हम देखेंगे तो ग्राम पंचायत का रोल है भाई बहुत सारे हैं। ग्राम पंचायत का रोल एक लिस्ट है पूरी, उनमें से एक ये भी काम है उसका कि जो गाँव के जो लोग होंगे भाई हर घर को वो महफूज पीने का पानी जो है प्रोवाइड करते हैं। इम्पॉर्टेंट है। अगर हम क्या कहेंगे, हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चल जाएंगे भाई, ठीक है ना, ज़िले के लेवल पर चले जाएंगे तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है भाई जो हमको क्या कहेंगे महफूज पानी प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। MD ऑफिस के तो कुछ और ही काम होते हैं। ME ऑफिस तो एजुकेशन से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। तो पानी के अगर हम देखेंगे तो ग्राम पंचायत को कहना चाहिए। इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था, कोई एक एग्ज़ाम में पूछा गया था कि अगर हमारे पास हमारा जो वाटर टैंक है भाई,
अगर उससे कुछ प्रॉब्लम हो रही है हमको, ठीक है, जो हमारे पास गांव में टांकी है अगर उसमें कोई लीकेज वगैरह हो रहा है तो हमको जो है भाई किसको कंप्लेंट करना चाहिए, गांव में किसको जाकर हम उसको कंप्लेंट करेंगे? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि किसको कंप्लेंट करना चाहिए। चलें आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। द अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबल इन द टोटल वाटर ऑफ 10 ml ऑन अर्थ, यानी कि ज़मीन पर कुल 10 मिलीलीटर पानी में मीठे पानी की मकदार कितनी है या फिर फ्रेश वाटर की मकदार कितनी है? चलें बताइए। मीठा पानी के, ताज़ा पानी की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है ना, जो हम इस्तेमाल में लाते हैं, ठीक है। तो अगर हम इमेजिन कर लेंगे, अगर हम तसव्वुर कर लेंगे इस बात का, अगर हम फ़र्ज़ कर लेंगे कि दुनिया में जो पानी है भाई पूरा टोटल 10 मिलीलीटर है, 10 ml जो है पूरे दुनिया भर में पानी है, तो उनमें से कितने ml जो हो जाएगा उसमें हमारे मीठा पानी आ जाएगा या फिर फ्रेश वाटर जो है कितना हो जाएगा? क्या 2 ml होगा, क्या 1 ml होगा, क्या 0.1 ml होगा या फिर 5 ml होगा? चले बताने की कोशिश करिए। हम ये अज्यूम कर लें कि टोटल जो पानी है हमारे अर्थ पर वो हो गया 10 ml, तो उसमें से जो हमारा फ्रेश वाटर है उसका परसेंटेज कितना हो जाएगा? तो ओनली 1 ml, ठीक है ना। अगर हम लोग कंसिडर करेंगे 10 ml जो पानी है वो पूरा हमारे पास ज़मीन पर पाए जाने वाला पानी है, तो उनमें से सिर्फ 1 ml जो पानी हो जाएगा वो हमारा फ्रेश वाटर अवेलेबल होगा हमारे टोटल पानी में से, ठीक है ना। सिर्फ 1% जो है फ्रेश वाटर अवेलेबल होगा अगर हम 10 ml में से अगर हम हमारे ताज़ा पानी का फ़ीसद देखेंगे कितना हो जाएगा, ठीक है। 10 ml में से कितना होगा? सिर्फ 1 ml जो होगा हमारा ताज़ा पानी हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट है ये, ओके, समझ आ गया? आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग। चलें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारे क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। पूरे टोटल 35 क्वेश्चन ऐड किए हैं मैंने, तो आज का जो हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। द डिस्टर्बेंस इन वाटर साइकिल कॉजेज, पानी के चक्र या फिर पानी के दौर में अगर खलल हो गया तो वो किसका सबब बनता है भाई? ए साइक्लोन्स, बी फ्लड्स, सी फ्लड्स एंड साइक्लोन्स और डी फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। चलिए बताइए। पानी डिस्टर्ब हो यानी कि पानी का साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है भाई। हम पानी का साइकिल देखिए, एवेपोरेशन है, ठीक है ना, एवेपोरेशन है, कंडेंसेशन है, प्रेसिपिटेशन है, उसके बाद रन ऑफ है, उसके बाद ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं, ये जो इतने भी स्टेप्स हैं, इनमें अगर कोई खलल हो रहा है भाई, पूरा मुकम्मल दौर होगा तभी जो होगा भाई तवाज़ुन में बैलेंस रहेगा सब। अगर पानी के जो हम कहेंगे चक्र में जो है भाई खलल हो गया है तो उसकी वजह क्या होगी भाई? उसकी वजह से क्या होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। यानी कि पानी के चक्कर में अगर खलल मच गया तो हमारे पास क्या होंगे भाई? सैलाब भी आएंगे और हमारे पास क्या होगा? खुश्क साली भी हो जाएगी। अगर पानी क्या हो गया भाई, बहुत ज़्यादा हमारे पास इवेपोरेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है भाई, उस वजह से क्या होगा भाई? सैलाब आने के इम्कानात हो जाएंगे, सैलाब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। ज़्यादा गर्मी होगा तो ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, ज़्यादा इवेपोरेशन होगा तो ज़्यादा बुखारात बनेंगे, ज़्यादा बुखारात बनेंगे, ज़्यादा बादल बनेंगे, ज़्यादा बादल बनेंगे तो ज़्यादा बारिश हो जाएगी, ओके ना। अगर हम देखेंगे इसका अपोजिट हो गया, ठीक है, गर्मी नहीं हो रही है भाई, इवेपोरेट हमारा जो गैस फॉर्म है वो बनी नहीं, अभी बुखारात बन ही नहीं रहे हैं, अभी बुखारात ही नहीं बनेंगे तो बारिश, बादल क्या बनेंगे? बादल ही नहीं बनेंगे तो बारिश क्या होगी? तो इस वजह से कुछ ऐसे इलाके होते हैं भाई जहाँ पर बारिश, मतलब ये तमाम का जो हमारे आबी दौर है, वहाँ के एरिया, मौसमी हालात, जो जोग्राफिकल क्या कहेंगे हम लोग, लोकेशन, ये तमाम जो है उस पर अमल करते हैं, ओके ना। चलें इंपॉर्टेंट आखिरी क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 35। फाइंड द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। दर्ज झेल में से गलत जोड़ तलाश करें। Dams alters the natural flow of river, causes water scarcity. Poor farming practices and deforestation is soil moisture is lost, and chemical used in industries water on the earth is polluted। यानी या और डी ऑल ऑफ द अबव। या हमको एक बताना है कि इनमें से जो इनकरेक्ट पेयर है वो कौन सा है भाई। जो हम लोग डैम्स बना रहे हैं उससे क्या हो रहा है? हमारे जो पानी का जो फ्लो है भाई वो चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है भाई? पानी की किल्लत हो रही है। क्या ये सही है? जो हमारा पुअर फार्मिंग प्रैक्टिस, हमारे पास जो फार्मिंग काश्तकारी के तरीक़े हैं वो, और जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उस वजह से क्या हो रहा है भाई? जो हमारे मॉइस्चर है हमारे सॉइल का वो लॉस्ट हो रहा है। सही बात है ये भी। केमिकल जो हम लोग इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वजह से जो हमारा पानी है भाई वो बहुत ज़्यादा आलूदा हो रहा है, ये भी सही बात है। यानी कि ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट हो जाएंगे हमारे, ठीक है ना। ये तमाम के तमाम जो है भाई ये हमारे क्या कहेंगे, पानी में कमी का सबब बन रहे हैं, पानी में किल्लत का सबब बन रहे हैं, और हम क्या कहेंगे भाई हमारे पानी की आलूगी का सबब बन रहे हैं। ये तमाम जो हो जाएंगे करेक्ट हो जाएंगे, और इसके ये स्पेसिफिक जो रीज़न्स है वो मैच करते हैं भाई, ठीक है ना। तो आज का जो सेशन होता है हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको अच्छे से सेशन समझ में आ गया होगा।
फीडबैक देने के लिए कमेंट ज़रूर करके बताइए आपको ये हेल्पफुल हो रहे हैं या नहीं। और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिए, और जो नीडी लोग हैं उनके साथ इसको ज़रूर शेयर करिए, ठीक है ना। इंशाल्लाह कोई और टॉपिक के साथ मिलते हैं कोई और सेशन में। तब तक के लिए और अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।